दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एक बार आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुआ हूँ। स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख पर्चा शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे MED 02 के कोड से जाना जाता है, उसकी कुछ प्रमुख इकाइयों की चर्चा हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली बार शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की थी, मनोविज्ञान के लक्ष्य और मनोविज्ञान के जो अध्ययन हैं उन अध्ययनों की विशेषताओं को भी हमने जाना था, और उसको जानकर हमने शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय, शिक्षा मनोविज्ञान का एक संक्षिप्त इतिहास और कहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान आरंभ हुआ उसको हमने समझने की कोशिश की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की हम बात करें तो अपने आप में बहुत ही व्यापक उपयोगिता यहाँ पर है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग में लेना है। किसको प्रयोग में लेना है? अध्यापक को प्रयोग में लेना है। कहाँ लेना है? शिक्षण परिस्थितियों में लेना है। अगर हम कहें कि शिक्षण परिस्थितियों में लेना है तो ये एक संकुचित उपयोगिता होगी। जब जब भी हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो बालक के सर्वांगीण विकास के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों की दृष्टि से बालक के बारे में अगर हम कोई चिंतन करते हैं तो हमें उन सभी आयामों की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, हम कहते हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम कहते हैं बालक को समझना है, बालक के बारे में ये करना है, बालक को इस तरह की व्यवस्थाएं देनी है, बालक को इस तरह का व्यवहार देना है। अरे बालक को देना है, लेकिन पहले ये तो जानो कि अध्यापक स्वयं, तुम खुद भी तो मानव हो। क्या तुम उस बालक को इस तरह का व्यवहार देने के लिए अपने आप को योग्य बना पा रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो पहले स्वयं को तो जानो। स्वयं को जानोगे तभी तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को समझ सकोगे और कक्षा परिस्थितियों में और विभिन्न दृष्टि से बालक के विकास की दृष्टि से इस शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग में ला सकोगे। इसलिए पहली उपयोगिता अगर हम माने तो स्वयं को जानने के लिए, खुद को जानना, खुद के व्यवहार को, खुद की प्रकृति को, खुद की रुचियों को, खुद की अभिरुचियों को, खुद की अभिक्षमताओं को, खुद के व्यक्तित्व को समझना, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे मैं दूर करके बालक के लिए एक आदर्श अध्यापक बनते हुए, व्यवहार प्रकट करने वाला अध्यापक, एक फैसिलिटेटर, एक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊंगा या नहीं, उसको उस दृष्टि से स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। और मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं को जानने के लिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने अंतर्दर्शन प्रणाली और तुलनात्मक प्रणाली, ये दो प्रकार की प्रणालियों की खोज की, और उसके आधार पर हमें स्वयं को जानने में मदद मिलती है। अंतर्दर्शन, स्वयं का दर्शन, भीतर झांकना, और तुलनात्मक में मैं अपने व्यवहारों को सूचीबद्ध करूं और मेरे एक आदर्श अध्यापक रहे हैं, उनके जो आदर्श गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, जो उनको मैं चिंतन में लाऊं और उनको मैं सूचीबद्ध करूं, और फिर मैं तुलना करूं और देखूं कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं और मुझे क्या होना है। अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो मैं तुलनात्मक प्रणाली का उपयोग कर रहा हूं। इसलिए मैं स्वयं को जानूं तो अंतर्दर्शन प्रणाली का उपयोग कर सकता हूं और तुलनात्मक प्रणाली का भी उपयोग कर सकता हूं। अब अध्यापक ने स्वयं को जान लिया तो अब किसको जानना है? कौन है उसके सम्मुख? सबसे पहले उसके सम्मुख है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। विद्यार्थी की अभिवृत्तियां, विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, व्यक्तित्व, इन सब को समझना है, और इन सब को समझने के लिए मनोविज्ञान की कौन सी प्रणाली वो काम में ले सकता है? निरीक्षण प्रणाली काम में ले सकता है, विवरण प्रणाली काम में ले सकता है। निरीक्षण प्रणाली के आधार पर हम उसके व्यवहारों का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर उसके व्यवहार की, विवरण प्रणाली के आधार पर व्यवहार की व्याख्या करेंगे। और विवरण प्रणाली में बहुत प्रकार की प्रणालियां सम्मिलित हैं, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। उन सारी प्रणालियों का
उपयोग करते हुए भी मनोविज्ञान की अध्ययन प्रणाली का एक पूरा चैप्टर हमने पिछली कुछ चर्चाओं में हमने विस्तार से उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश की थी। उन सारी विवरण प्रणाली का उपयोग करके हम विद्यार्थी को जान सकेंगे। और इसकी उपयोगिता शिक्षण विधाओं के चयन में, अलग अलग प्रकृति का वैयक्तिक भिन्नताओं से युक्त बालक कक्षा में उपस्थित है, उसकी मनोदशा अलग अलग है, आज की कक्ष परिस्थिति अलग अलग है, और उस परिस्थिति में मुझे कौन सी शिक्षण विधा का चयन करना चाहिए, यह एक अपने आप में कला है। और इस कला में पारंगति जिसने प्राप्त कर ली वही अध्यापक कक्ष में सफल हो सकता है। अध्यापक घर से बहुत प्रकार की प्लानिंग करके आए, सोच के आए, ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन आकर कक्षा में बालकों के चेहरे देखकर देखे कि नहीं, ये विधा तो मेरी सफल हो नहीं पा रही है, और यहाँ पर कक्षा परिस्थिति के अनुसार मुझे विधाओं को देखना है। तो विधाओं को चयन करने की कला अगर उसके पास आ गई, मतलब समझ लीजिए उसने शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करने की पारंगति प्राप्त कर ली है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधाओं के चयन में भी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन परीक्षण में भी मदद करता है। कैसे इनका मूल्यांकन अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। यह परीक्षा की संकुचित अर्थ को नहीं रखता, इसमें उद्देश्य सीमित हैं, परिस्थितियां सीमित हैं, और उद्देश्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका हमें अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करने की बात है। सतत मूल्यांकन की बात यहाँ पर कही गई है। उनको कैसे किया जाए उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु अनेक प्रकार के बालक हैं। प्रतिभाशाली बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, औसत प्रकृति के बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं। कक्षाओं में न जाने कितने प्रकार के बालक हैं, और हर बालक की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है, अलग अलग मनोदशा होती है, अलग अलग चिंतन की प्रकृति होती है, उनकी रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। और समावेशी शिक्षा की परिस्थितियों में एक ही कक्ष में सारे बालक एक साथ बैठे हुए हैं और उनको एक साथ हमें शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां देनी है। तो देखिए, यह कला नहीं तो और क्या है। और उन सभी बालकों को संतुष्ट करते हुए अपने शिक्षण को प्रस्तुत करना, यह कौन सिखाता है? यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हमें सिखाती है। अगर जिस अध्यापक ने शिक्षा मनोविज्ञान को समझ लिया तो वो इन विभिन्न बालकों के साथ व्यवहार करने की कला भी समझ लेता है। इसलिए इनकी पहचान है तो भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। निर्देशन एवं परामर्श, अलग अलग बालक हमें प्रकृति के जो मिले, कईयों को हमें व्यक्तिगत निर्देशन भी देना होता है, सामूहिक निर्देशन भी देना होता है। और कुछ जटिल परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिन्हें हमें 1-to-1 काउंसलिंग यानी कि परामर्श देने की आवश्यकता भी होती है। तो क्यों काउंसलिंग करनी है, क्यों किसी का निर्देशन करना है, ये सब जानने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। और इन कक्षा परिस्थितियों के अनुरूप हमें क्या ऐसे नए अनुसंधान करने हैं, क्या नए नवाचार करने हैं, ये परिस्थितियां भी हमें उसी कक्षा परिस्थिति में, विद्यालय की परिस्थितियों में मिलती हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें इसमें भी मदद करता है। और इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके चिंतन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए किस तरह का पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम निर्माण हेतु भी एक सशक्त आधार प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अपने आप में बहुत व्यापक है। अगर अध्यापक इसको समझ लेता है तो इन सारे क्षेत्रों को कैसे उपयोग में किया जा सकता है उसमें हमें मदद करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे हमने मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को समझा था, उसी दृष्टि से हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को भी समझें। तो स्किनर, वही स्किनर जिन्होंने शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों की दृष्टि से हमें शिक्षा मनोविज्ञान को समझने का में मदद की थी, एक परिभाषा प्रस्तुत हमारे सामने की थी, वही स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में वे सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्देशन करने से संबंधित हैं। वे सभी ज्ञान और विधियां कहाँ मदद कर रही हैं? सीखने की प्रक्रिया में, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने में और उसमें निपुणता प्राप्त करने में निर्देशन करने से संबंधित हैं। वे सभी के सभी परिस्थितियां इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत
आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र को अगर हम बिंदुवार और समझने की कोशिश करें तो बालक जहां से जन्म लिया है, जिन परिस्थितियों में जन्म लिया है, जिन माता पिता के वहां वो जन्म लिया है, उसका अपना भी एक वंशानुक्रम होगा और प्रत्येक मानव के विकास में हेरिडिटी का अपना योगदान होता है और एनवायरनमेंट का अपना योगदान होता है। बिना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझे हम किसी भी बालक के विकास को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें बालक को समझना है तो हमें एक अध्यापक के रूप में इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रत्येक बिंदु का हम विस्तार से आगे की चर्चाओं में, आगे जितनी भी वार्ताएं होंगी उनमें विस्तार से इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इन्हें सूचीबद्ध कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिनको हम ले सकते हैं। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण, अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता, कैसे बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल ग्रोथ हुई है और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और मैच्योरिटी कैसे ग्रहण करेगा और उसके आधार पर क्या बच्चे की पर्सनालिटी बनेगी, उसका व्यक्तित्व किस रूप में होगा, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और बालक की व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत मदद करते हैं, ये सब इस क्षेत्र में, इस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फिर अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग इंटरेक्शन कैसे क्लासरूम में होगा, उस अधिगम की प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़े अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, विशिष्ट बालक, कक्षा में अनेक प्रकार के बालक हैं, उन सबको समझना, मापन एवं मूल्यांकन, कैसे मेजरमेंट होगा, कैसे इनका इवैल्यूएशन होगा और कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हम काम में लेंगे, किस तरह से बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लर्नर सेंटर्ड पाठ्यक्रम का हम निर्माण कर सकेंगे और उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों को निर्धारित कर सकेंगे। ये सारे के सारे अपने आप में हर एक बिंदु एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है, बालक के जन्म से लेकर कक्षा की चार दीवारी तक आने तक, विद्यालय की चार दीवारी में आने तक और विद्यालय से प्रवेश होकर विद्यालय से बाहर निकलने तक, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन पूरे कार्यक्षेत्रों को हमने यहाँ पर सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। अगर हम इन सब को विस्तार से समझेंगे तो निश्चित रूप से एक अध्यापक के रूप में हमें बालक को समझने में मदद मिलेगी। मित्रों, आज की चर्चा में हमने यह समझने का प्रयास किया कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें कहाँ कहाँ मदद करता है, कैसे उपयोगी है, कैसे खुद को जानने में मदद करता है, कैसे विद्यार्थी को जानने में मदद करता है, कैसे विभिन्न विधाओं के चयन करने में मदद करता है, मूल्यांकन परीक्षण में मदद करता है, विशिष्ट बालों को समझने में मदद करता है, अनुसंधान में मदद करता है, पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है। नाना प्रकार से विविधताओं से युक्त परिस्थितियों को लेकर हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है और हर क्षण हर पल हमें शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक रूप में समझने की मदद करता है। उसको हमने जानने का प्रयास किया और प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्यक्षेत्र के रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत किया और उस क्षेत्र के अंतर्गत हमें यह एक रास्ता दिखाया कि हम कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको सूचीबद्ध करें और उन सारे क्षेत्रों को सूचीबद्ध करके प्रत्येक एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकें, ताकि जो हमारा अंतिम लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास है, उस बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पृष्ठभूमि को समझ सकें। और ये संपूर्ण पृष्ठभूमि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है जो हमें उपलब्ध कराता है। आज हमने उसको भी समझने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हम इन विभिन्न कार्य क्षेत्रों को यहाँ पर जानकर यह निश्चित कर पाएंगे कि हमें इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करके मनोविज्ञान का एक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान जो अपने आप में कितनी व्यापक और उपयोगी है, उसको हम काम में ले सकेंगे। धन्यवाद।